ईयर को अपने हाथ में रखने के लिए, ग्रिप रखने के लिए हम फ्यूचर ट्रांसमिशन के लिए बुकिंग करते हैं ना, ठीक है। तो अब इस CTS वाले सेशन को पता है कि मैं CTS को भिजवा रहा हूँ क्लियर टू सेंड, इसके बाद मेरे पास क्या आना है, इसके बाद मेरे पास डाटा आना है, तो 5 सेकंड हो गए, और उसके बाद उसकी मैंने एक्नॉलेजमेंट भिजवानी है तो 5 सेकंड वो हो गए। तो अब ये 10 माइक्रो सेकंड की वैल्यू सेट करके CTS के फ्रेम के अंदर भिजवा देगा। सर एक चीज लास्ट में कि हम रैंडम नंबर यूज करते हैं, इस ट्रांसमिशन में और रैंडम नंबर यूज करता है हर कोई जो स्टेशन है, तो वो जो रैंडम नंबर है उसका यानी आपने बोला था ना कि कोई भी रैंडमली नंबर आएगा। आपने लास्ट लेक्चर पूरा लिया था, उसके आखिर में हमने देखा था कि जो सबसे पहले वो जो रैंडम नंबर की वैल्यू होती है वो 31 के अंदर होती है, ठीक है। अगर उस दौरान उसकी बारी ना आए, मतलब एक वो रैंडम नंबर तो होता है लेकिन वो 1000 नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांसमिट लोग कर रहे होंगे ना, जितने भी सेंटर्स या स्टेशन हैं, वो 31 से लेके 31 तक के अंदर रहते हुए वो कोई वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाता तो नेक्स्ट टाइम 63, ठीक है, नहीं हो पाता तो नेक्स्ट टाइम 127 के अंदर से कोई वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? मतलब रैंडम नंबर ये है कि 31 में, मतलब 31 स्लॉट्स हैं, उसमें से कोई भी एक स्लॉट आप रैंडमली चूज कर लें, ठीक है। क्योंकि हम अगर खुद से बुक करवा दें तो मैं अब किसको प्रायोरिटी दूंगा? आप चारों मुझे कहते हैं जी हमने बात करनी है, आप चारों हाथ खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? तो हमने आप पे ही छोड़ दिया कि आप रैंडमली कोई सा एक नंबर सोच लें 31 में से, हम चारों से पूछ लेंगे कि आप में से किसका नंबर, जिसका नंबर सबसे छोटा होगा, ऐसा नीलाम घर में होता था कि वो सब एक नंबर चूज करें, जिसका नंबर करीब तरीन होगा उसको नाम मिल जाएगा या एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है ना। तो वो वाला हिसाब है इसके अंदर कि सारे के सारे एक रैंडम नंबर चूज करते हैं ताकि किस्मत पे ट्रांसफर हो जाए, चीज किसी के हाथ में ना रहे कि किसी, अगर मुझे आप ज्यादा पसंद है तो मैं आपको बार बार बारी दे रहा हूँ, उनको नहीं दे रहा, तो ये गलत बात ना हो जाए ना, वो इस पर इतराज ना कर ले। तो जस्ट एक रैंडम नंबर का उन्होंने मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया हुआ है कि खास बाउंड्री में रहते हुए वो रैंडम नंबर चूज कर ले, उससे उनको उस नंबर वाली स्लॉट मिल जाएगी, और अगर उनसे पहले किसी और को छोटी वाली स्लॉट ना मिल गई तो उनकी बारी आ जाएगी, अगर किसी और को अनफॉर्चुनेटली स्लॉट मिल गई तो फिर वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, और RTS और CTS के अंदर रहते हुए फ्रेगमेंटेशन भी आ रही हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब मेरा ख्याल है ये चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप में से कौन जो है वॉलंटियरली जो है वो आकर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा इसको? कोई मसला नहीं, अगर कोई गलती वलती होगी तो कोई इट्स ओके, खैर ये कि सारी उसी तरह की पिक्चर क्लियर है, सिर्फ आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि यार ये काम जो है ये कैसे हो रहा है, और उसके अंदर मेन देखने वाला फैक्टर वो ये है कि नैव कैसे सेट हो रहे हैं। बाकी ट्रांसमिशन तो देखें ना, सबको पता है कि RTS होगा, उसके बाद CTS होगा, फिर डाटा भिजवाएंगे, अगर फ्रेगमेंटेशन है तो डाटा की फ्रेगमेंट 1 जाएगी, उसका जवाब आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर फ्रेगमेंट 2 जाएगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये तो सिंपल सी है। इसके साथ लिंक है नीचे वाली लाइन, तो और इसमें कोई खास वो भी नहीं है कि कम्प्लेक्सिटी भी मैंने नहीं डाली हुई कि जी इसमें कितने सिफ हैं और कितने डिफ हैं और कितना डाटा है। सिंपल सी बात किसी ने समझानी है तो कोई है भाई जो वॉलंटियर करे और आकर एक्सप्लेन कर दे, और कोई मसला नहीं, गलती हो भी जाए तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई है मुझे समझा देना। कोई रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं या मैं खुद ही से फिर जो है ना पिकिंग शुरू कर दूं? मतलब ये इसमें RTS के बाद जितना भी है IFS के जो फील्ड है, फिर CTS और डेटा फ्रेगमेंट 1 प्लस एक्नॉलेजमेंट और उसका एक, चलिए वन बाय वन पूछ लेते हैं, एक साइड से शुरू कर देते हैं। तो आप बताएं कि जब RTS का पैकेट सेंड होगा तो नैव की वैल्यू क्या क्या सेट होंगी और कैसे सेट होंगी? ठीक है, चलें 5 आपसे सोच। अच्छा, और 15 में क्या क्या शामिल होगा? 15 प्लस ये SFS, चलो SFS भी होंगे, ठीक है, ठीक है, 3 SFS हो गए, और क्या क्या होगा? मतलब ऊपर वाली लाइन से बताएंगे कौन कौन से। डेटा फ्रेगमेंट 1 होगा और ये जो है जैसे कहते हैं ना, हमने बोला था लास्ट टाइम, ट्रांजैक्शन जो एटॉमिक ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन की यहाँ तो बीट होगी, ठीक है, और उसके अलावा सर 3 SFS, ठीक है। अच्छा, RTS के जवाब में CTS आएगा, ठीक है। तो CTS क्या बुक करेगा नैब में, आप बताएं? CTS इसके साथ
सिर्फ डेटा फ्रेगमेंट 1 सिर्फ और F1 तक ये ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद जब स्टेशन अब CTS को भेज रहा है उसे वापस एक क्या होता है? अब जो सेंडर है उसे वो अब रिसीवर जो है ये भेज रहा है, रिसीवर भेजो। रिसीवर भेज रहा है तो वो देखिए वापस मैं बताता हूँ 822.11 में जिन फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट लाजमी है, जैसे हमने कहा था मैनेजमेंट फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, ठीक है, जिन फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट होती है ना उनकी एक्नॉलेजमेंट हर हाल में मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती तो वो फ्रेम की रीट्राई होती रहती है, ठीक है। और एटॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए जैसा कि ये कह रहे थे कि जब आप डाटा भिजवाते हैं तो उसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। अगर जवाब नहीं आ रहा तो ये समझा जाता है कि वो डाटा नहीं मिला, वो दोबारा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम डाटा फ्रेगमेंट 1 भिजवाते हैं और एक के टाइम के लिए बुकिंग नहीं करते, ठीक है, तो इससे पहले कि जो रिसीवर साइड है वो हमें एक्नॉलेजमेंट भिजवाती, किसी और ने चैनल बुक कर लिया, तो हमें तो डाटा फ्रेगमेंट 1 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी ना, ठीक है। जब नहीं मिलेगी तो इस एंड पे ही समझा जाएगा कि डाटा फ्रेगमेंट 1 एंड तक नहीं पहुंची, वो फिर दोबारा से ट्रांसमिट होगी, फिर दोबारा से ट्रांसमिट होगी, ठीक है। जो रिसीवर है वो जब CTS भिजवा रहा है उस वक्त वो ऐप के लिए क्यों डेटा भी भेजेगा। एक तो चले उसने वो डाटा के लिए किया ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन देखिए तो बात उससे भेजनी है ना। नहीं, भेजनी तो है लेकिन उसके लिए बुकिंग तो पहले करवानी पड़ेगी ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होगा हम ये फ्रेगमेंट वगैरह को छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको पता है RTS में भिजवा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, आना चाहिए, एक CTS आना चाहिए। उसके बाद मैं RTS क्यों भिजवा रहा हूँ, मेरे पास कोई डाटा है, मैंने ट्रांसमिट करना है इसीलिए भिजवा रहा हूँ। तो RTS के अंदर एक तो मैं CTS का टाइम डालूंगा, ठीक है, उसके बाद जाहिर है मैंने डाटा भिजवाना है और डाटा का भी टाइम डालूंगा। लेकिन जब डाटा जाएगा तो लाजमी है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो मेरा काम पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं उसका टाइम भी डालूंगा। ये 3 टाइम ऐड हो गए ना, ठीक है। तो RTS के पैकेट में मैंने इन तीनों टाइम्स की बुकिंग करके आगे भेज दी, ठीक है। अब जब रिसीवर साइड मुझे CTS भिजवाती है, ठीक है, अब जब मुझे CTS भिजवाएगी तो अब हमने बुकिंग की थी 15 सेकंड की 3 कामों के लिए, RTS डाटा और CTS डाटा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, 3 कामों के लिए बुकिंग की थी। अब जब स्टेशन 2 मुझे ये वाला काम करके दे रहा है, CTS दे रहा है, तो इसके 5 सेकंड तो निकल गए ना, क्योंकि अब ये काम तो हो रहा है, ये पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, इसकी बुकिंग पहले से हुई जब ये काम हो रहा है। अब पीछे कौन से काम रह गए, एक्नॉलेजमेंट। तो अब ये इसलिए डाटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों की बुकिंग कर रहा है। अगर ये बुकिंग ना करे, सिर्फ डाटा की बुकिंग करके टाइम भिजवा दे, तो डाटा भिजवाने तक के टाइम में 5 सेकंड के अंदर तो कोई दूसरा स्टेशन ट्रांसमिशन नहीं स्टार्ट करेगा। लेकिन जो ही वो टाइम खत्म होगा 5 सेकंड का, तो इससे पहले कि ये वाला स्टेशन एक्नॉलेजमेंट भिजवाता, कोई और स्टेशन बुकिंग कर सकता है ना, कैरियर को पकड़ सकता है। और अगर वो कैरियर को पकड़ लेगा और ये एक्नॉलेजमेंट हम तक नहीं पहुंचेगी तो हमारा एटॉमिक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इस पूरे काम की जो है बुकिंग करवाएंगे, ठीक है, समझ आइए। सर एक्चुअली मुझे सेंडर से पहले नहीं था कि सेंडर के केस में तो एक्नॉलेजमेंट और डाटा का वो बुक करेंगे, मैं वो ले रहा था कि शायद रिसीवर एंड से भी नहीं, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट लाजमी भिजवानी, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भिजवाएगा तो वो काम ही पूरा नहीं होगा डाटा ट्रांसमिशन वाला, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कितना क्लियर हुआ, क्योंकि आपकी बारी आ रही है। अच्छा, डाटा फ्रेगमेंट 1 पे क्या होगा, CTS वाला तो बता दिया कि CTS हो गया, उसने नैव वगैरह बुक करवा दिया। अब स्टेशन 1 जो है वो डाटा फ्रेगमेंट 1 ट्रांसमिट कर रहा है, कौन कौन से वाली, ठीक है, कौन कौन सी, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, जबरदस्त, ठीक हो गया। और अब आप बताएं कि इसके बाद जब ये एक 1 जाएगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो एक सिर्फ डाटा फ्रेगमेंट को फिर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, जबरदस्त, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, चूंकि ये फ्रेगमेंट हमारी सपोज लास्ट फ्रेगमेंट थी, ठीक है,
तो जब एक्नॉलेजमेंट 1 जो है ये बुकिंग करेगी तो ये करेगी कि ये फ्रेगमेंट 2 और एक्नॉलेजमेंट 2 के लिए बुक करेगी, ठीक है। उसके बाद जब डाटा फ्रेगमेंट 2 भिजवाई जाएगी तो इसको पता है कि मजीद डाटा नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये सिर्फ एक सिफ और एक एक्नॉलेजमेंट 2 इसके लिए डाटा बुक करवाएगी। और जब रिसीवर साइड एक्नॉलेजमेंट 2 भेजेगी तो उसको पता है कि मजीद डाटा नहीं रहा, तो वो मजीद कोई नैव की बुकिंग नहीं करवाएगी। पहले से जो बुक हुआ था टाइम वो काउंटर होते 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 जीरो हो जाएगा और उसके बाद डेफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद सर लेकिन हाँ, शॉर्ट हो जैसे अभी ये बता रहा हूँ इसलिए आपसे तो सर यहाँ तो RTS 1 होने के बाद पहला ऐसे की बात करूँ पहले डाउन तो सर इसमें RTS के बाद तो फिर ये 5 से आ जाएंगे 5 सिर्फ आ जाएंगी, वो सिर्फ अगले एक फ्रेगमेंट तक रहता है ना। उसकी वजह ये होती है वो मतलब वो उसको बेसिक आगे 10 फ्रेगमेंट्स हों तो वो पूरे टाइम के लिए वो बुकिंग नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि बीच में कोई फ्रेगमेंट लॉस भी हो सकती है, ठीक है, और वो उसके रीट्राई के चक्कर में पड़ सकता है। तो वो 10 की जगह हो सकता है कि 15 ट्रांसमिशन हो जाए, कि 10 ओरिजिनल फ्रेगमेंट्स हों और 5 बीच में कोई एरर आए जैसे रीट्रांसमिशन हो रही है वो, तो वो सिर्फ अपने से अगले वाले हिस्से के लिए बुकिंग करता है, ठीक है। और अगला वाला हिस्सा फिर अपने से अगले वाले का जिम्मेदार होता है, ठीक है। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए बुक नहीं कर लेता, ये चक्कर होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को, चलें अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने एक और इसका फैक्टर देखा था बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये पावर सेविंग वाला काम भी कुछ कर रहा होता है। तो पावर सेविंग जो होती है वो ये होती है कि 802.11 के अंदर ये ट्रांसमिशन और ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी बैटरी का एक मेजर पोर्शन एक ले रही होती हैं। तो 802.11 ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप अपनी बैटरी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहें तो कुछ स्टेशन अपने रेडियो ट्रांसीवर्स को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर सकते हैं ताकि वो स्लीप मोड में चले जाएं और थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से वेकअप हों और दोबारा से वो डाटा वगैरह की ट्रांसमिशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई स्टेशन स्लीप मोड में जाने लगता है तो ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट होता है ये उसके लिए अगर उस वक्त कोई डाटा आ जाए तो वो अपने पास बफर्स कर लेता है और जिस वक्त वो वेकअप होता है तो वो डाटा उसको भिजवा दिया जाता है उस स्टेशन को, ठीक है। और जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो कभी भी स्लीप मोड में नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है स्लीप मोड वाला सिलसिला? ये होता ऐसे है कि खैर स्लीप मोड वाला डाटा तो इस तरह होता है कि जब कोई स्टेशन स्लीप मोड में जाने लगता है तो अपना आखिरी फ्रेम जो भिजवाता है उसके अंदर वो खास बिट होती है पावर सेविंग बिट, उसको ऑन करके एक्सेस पॉइंट को भिजवा देता है। एक्सेस पॉइंट समझ जाता है कि नाउ इस फ्रेम के बाद ये वाला जो स्टेशन है ये मुझे अवेलेबल नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, तो अगर इसके बाद मैंने इसके लिए कोई फ्रेम्स मेरे पास आते हैं उनको मैंने अपने पास बफर कर लेना है, ठीक है। तो वो तो चला जाएगा स्लीप मोड में। जब वो स्लीप मोड से वापस आएगा वो स्टेशन तो वो एक खास तरह का एक फ्रेम या एक पैकेट भिजवाएगा जिसका नाम है PS पोल फ्रेम, ठीक है। वो PS पोल फ्रेम जो है वो जब भिजवाया जाएगा एक्सेस पॉइंट को तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अब वापस वेकअप हो गया हूँ, वो स्टेशन कह रहा है, और आप मेरे अगर कोई डाटा है तो मुझे भिजवा दें, ठीक है। इस दौरान में ये होता है कि जब एक्सेस पॉइंट के पास किसी स्टेशन के लिए फ्रेम्स बफर हो जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बीकन्स जनरेट करता है, कोई खास तरह के फ्रेम जनरेट करता है जिसमें वो ये शो कर रहा होता है कि मेरे पास इस वाले स्टेशन के लिए कोई डाटा बफर हुआ है, ठीक है, ताकि जब भी उस स्टेशन जागे तो उसको रिसीव करे, उसको पता चल जाए कि मेरे लिए कोई डाटा आया हुआ है उनके पास, ठीक है। अगर वो बीकन्स ना हो तो होता ये है कि वो थोड़ी देर बाद वेकअप होता है, चेक करता है मेरे लिए कोई बीकन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो दोबारा से स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है ना। अगर क्योंकि उसके पास भी कोई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं होता और उसके लिए कोई डाटा आया हुआ भी नहीं है तो वो दोबारा स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह चेक करता रहता है। अब दो बातें होती हैं, या तो अब उस स्टेशन ने कोई डाटा सेंड करवाना है तो फिर वो मेन वेकअप मोड में आ जाएगा, या फिर वो थोड़ी देर के लिए वेकअप होता है और चेक करता है तो देखता है कि मेरे लिए एपी ने एक बीकन जनरेट की हुई है कि आपके लिए मेरे पास कोई डाटा बफर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो प्रॉपर वेकअप हो जाएगा कि अच्छा मेरे लिए कोई डाटा आ गया तो मैं उठ के उसको रिसीव कर लूँ। तो ऐसी सूरत में वो PS पोल, अगर उसको बीकन मिली हुई है तो वो PS पोल टाइप का फ्रेम जनरेट करेगा जो कि इंडिकेट कर रहा होगा कि मैं एक्टिव हो गया हूँ और जो मेरे लिए आपके पास बफर डाटा है वो मुझे सेंड कर दिया जाए। और जो PS पोल फ्रेम होता है वो एक सिर्फ और एक एक्नॉलेजमेंट के बराबर वैल्यू नैव की डाल के ना PS पोल फ्रेम भिजवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब PS पोल फ्रेम पहुंचता है एक्सेस पॉइंट के बाद तो एक्सेस पॉइंट उसके जवाब में डाटा भिजवाना शुरू कर देता है, और जब वो डाटा का पैकेट भिजवाता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट तो उसमें कोई नहीं आ रहा है, इसमें वो डाटा का पैकेट आ रहा है, तो डाटा का पैकेट भिजवाता है तो एक्सेस पॉइंट को पता होता है कि मेरे पास कितना डाटा है,
ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर वो नैव की वैल्यू सेट करता है और उसके बाद वो ट्रांसमिशन उसी तरह से चलती रहती है कि अगर बहुत सारा डाटा है तो फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 या जो भी डाटा पैकेट्स हैं उनकी फॉर्म में वो इसको सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और आखिर में जब वो डाटा कंप्लीट होता है और ये साथ साथ उन फ्रेम्स को एक्नॉलेज कर रहा होता है, तो जब वो डाटा कंप्लीट हो जाता है और नो मोर डाटा वाली